हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है ग्लोबलाइजेशन, जो कि मॉड्यूल सी है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। सिलेबस की बात करें तो ये आरबीआई ग्रेड बी का सिलेबस है। मॉड्यूल सी है ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। सेकेंड पार्ट हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ा। थर्ड और फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने एग्जिम पॉलिसी के बारे में पढ़ा। फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने आईएमएफ की बात करी, वर्ल्ड बैंक की बात करी। अब ये सिक्स पार्ट है जिसमें हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। पहले इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे GATT नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, कैसे उसको 1947 से बनाया, 1994 तक लेकर गए और 1994 में WTO बना। फिर उसके बाद WTO का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। फिर इंडिया के क्या इश्यूज हैं WTO में, उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, जहाँ पे आईएमएफ का कॉन्सेप्ट निकल कर आया दुनिया को डेवलप करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, या आईबीआरडी का आया रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी। कुछ बड़ी मेजर इकोनॉमीज, मेजर कंट्रीज बची हुई थी, और छोटी छोटी कंट्रीज थी। उस समय ब्रिटिश रूल भी खत्म होना शुरू हो रहा था हर जगह से, तो उन कंट्रीज को डेवलप करना था। डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ग्लोबल ट्रेड। अगर ट्रेड होगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ट्रेड के लिए रूल्स हमारे चल रहे थे। उन रूल्स को हम लोग कहते हैं द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। 1948 में ये आए थे। 1948 से 47 ईयर्स तक, टिल 1994 GATT चलते रहे। एक एम ये था कि जैसे ब्रेटन वुड ट्विंस थे हमारे पास, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वैसा ही एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक थर्ड इंस्टीट्यूशन जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन करे। बट ये नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कुछ नेशंस ने, स्पेशली यूएस ने, इस चीज को अपोज करा। उन्होंने बोला कि हम ऑलरेडी डेवलप्ड है, हमें क्या मतलब डेवलपिंग नेशन से, हम अपना ट्रेड अपने हिसाब से करेंगे। इसके लिए काफी सारे टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक डिस्कशंस होते रहे, कॉन्फ्रेंसेस होती रही GATT की। एट्थ राउंड जब हुआ 1980s में, वहां पे WTO निकल कर आया। वो आगे की स्लाइड में देखते हैं कैसे। फिर क्या हुआ? 8 राउंड्स ऑफ मल्टीलेटरल नेगोशिएशन हुए। 8 राउंड्स ऑफ मल्टीलेटरल नेगोशिएशन, उन्हें हम लोग ट्रेड राउंड्स बोलते हैं ना। GATT के अंदर, गेट के अंदर 8 अलग अलग ट्रेड राउंड्स हुए। नंबर ऑफ कोर्ट्स वर अल्टीमेटली अमेंडेड इन उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड के अंदर जो कोर्ट्स थे इसके GATT के, उन्हें हम लोगों ने फर्दर अमेंड करा, और एक मल्टीलेटरल कमिटमेंट बना बाय ऑल WTO मेंबर्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अभी जो मेंबर्स हैं, एक मल्टीलेटरल कमिटमेंट बना उरुग्वे राउंड के अंदर। एट्थ उरुग्वे राउंड जो था वो लास्ट और मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल राउंड था, जिसके थ्रू WTO बना और एक नए सेट ऑफ एग्रीमेंट्स बने। तो GATT चल रहा था, हमारा गेट चलता आ रहा था। गेट के अंदर हमारे 8 मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस हुए। एट्थ राउंड जो कि उरुग्वे राउंड था, उसके अंदर मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स हुए। उन सारे ही मेंबर्स ने उन्हें एक्सेप्ट करा, और WTO निकल कर आया एक न्यू सेट ऑफ एग्रीमेंट्स के टाइम में। This round started in Punta del Este in Uruguay in September 1986. It was scheduled to be completed by December 1990. However, due to many differences and especially due to heated controversies over agriculture, कोई consensus नहीं आ पाया था। Finally, December 1993 में उरुग्वे राउंड का 8th और मोस्ट एम्बिशियस और लार्जेस्ट राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, इसमें 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ये कंप्लीट हुआ आफ्टर 7 years of elaborate negotiation. This agreement was signed by most countries on April 15, 1994 and took effect on 1 जुलाई 1995. It also marked the birth of World Trade Organization, जो कि एक सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है encompassing GATT as modified by the Uruguay round. Clear? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना ये हम लोगों ने समझ लिया। ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल, या कंट्रोल इज द रॉन्ग वर्ड, सॉरी, उसे मॉनिटर करने के लिए, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए, उसे फैसिलिटेट करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन बनी। इसके 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। क्या क्या? टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, to increase the transparency of decision making processes, to cooperate with other major international economic institutions involved in global economic management, to help developing countries benefit fully from the global trading system. तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स थे WTO के। 6 के 6 ऑब्जेक्टिव जरूरी हैं हमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए।
डब्ल्यूटीओ में दो ट्रेडिंग प्रिंसिपल चलते हैं, एक चलता है मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन ट्रीटमेंट, दूसरा होता है नेशनल ट्रीटमेंट। जो एमएफएन होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, द प्रिंसिपल ऑफ एमएफएन ट्रीटमेंट लेट दैट टैरिफ एंड रेगुलेशन मस्ट बी अप्लाइड टू इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेंबर्स। तो जो भी कोई टैरिफ या रेगुलेशन आप लगा रहे हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, वो आप लगाओगे बिना कोई डिस्क्रिमिनेट करे, कि कौन सी कंट्री को आप दे रहे हो, कौन सी कंट्री को नहीं दे रहे हो, वो सब नहीं करना है। ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट क्या बोलता है? इट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड इक्विवेलेंट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स स्पेशली इन लेविंग इंटरनल टैक्सेस एंड डोमेस्टिक रेगुलेशन। तो आपको अगर कुछ आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये दो ट्रेडिंग प्रिंसिपल थे कि आप दूसरी कंट्रीज का जो भी इंपोर्ट कर रहे हो उसको आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को। दूसरा, जो भी आप कोई गुड इंपोर्ट कर रहे हो उसे आप नेशनल ट्रीटमेंट ही दोगे, जैसे आप अपने यहाँ के गुड्स को देते हो। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल आता है डब्ल्यूटीओ का, प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ। प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ्स में क्या है? While advocating liberal trade, the WTO recognizes that some members may need to protect their domestic production against foreign competition. ठीक है। अब लिबरल ट्रेड तो है, बट डब्ल्यूटीओ को ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को, कुछ नेशंस को उनके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना होगा अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल वाज हाउएवर दैट सच प्रोटेक्शन थ्रू टैरिफ मस्ट बी केप्ट एट लो लेवल, और इस लो लेवल को हम लोग बाउंड टैरिफ फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो बाउंड टैरिफ के अंदर क्या हुआ? बाउंड टैरिफ अंडर WTO रेफर टू द मैक्सिमम सीलिंग लेवल ऑफ टैरिफ दैट अ कंट्री कमिट नॉट टू एक्सीड ऑन स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है। आप मान लीजिए इंडिया का, से फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करते हैं, इंडिया में हमारे पास राइस है, हम बाहर से भी राइस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस राइस पर हम कुछ मिनिमम टैरिफ लगा सकते हैं। टेक्निकली तो हमें फर्स्ट और सेकंड रूल के हिसाब से कोई टैरिफ नहीं लगाना चाहिए अगर हम अपने डोमेस्टिक राइस पर नहीं लगा रहे हैं, तो इंटरनेशनल राइस पर भी नहीं लगाएंगे। बट क्योंकि हमें अपने फार्मर्स की वजह से, किसी भी वजह से अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सेफगार्ड करना है, फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट में थोड़ा सा उसे प्रोटेक्शन देना है, तो हम थोड़ा सा एक टैरिफ लगा सकते हैं अपने इंपोर्टेड राइस पर, जिसे हम लोग बाउंड टैरिफ फ्रेमवर्क बोलेंगे। तो बाउंड टैरिफ में वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सीलिंग है या फिर वो मैक्सिमम लेवल ऑफ टैरिफ है जो हम उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, और इसमें भी हमें गुड्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दीज आर लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट दैट एंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। Countries can apply tariff below this level but cannot increase them beyond the bound rate without negotiation. Thus, bound tariff restrict arbitrary increase rather than mandating tariff reduction. तो जो ट्रंप ने जब इंडिया पे टैरिफ लगाया तो इसीलिए उसे डब्ल्यूटीओ से प्रॉब्लम होने लगी, और शायद उसने डब्ल्यूटीओ यूएस ने छोड़ भी दिया था, क्योंकि ट्रंप मनगढ़ंत कुछ भी टैरिफ लगाया जा रहा था इंडिया के ऊपर या बाकी कंट्रीज के ऊपर भी। तो इस तरह से ग्लोबल ट्रेड नहीं चलता है। ग्लोबल ट्रेड के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाया गया जिसको हमने डब्ल्यूटीओ का नाम दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी उन रूल्स को सेफगार्ड करने के लिए। डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस की बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ के टोटल 8 फंक्शंस है, 2 स्लाइड में कवर हुए हैं। WTO administers and implements the multilateral trade agreement, जैसे गेट 1994 है, GATS या ट्रिप्स है ना, टू एंश्योर यूनिफॉर्म ग्लोबल ट्रेड रूल्स, यूनिफॉर्मली ग्लोबल ट्रेड रूल्स चलते रहें। WTO का काम है कि इन एग्रीमेंट्स को, जो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये इंप्लीमेंट होए और इन्हें एडमिनिस्टर करता है। WTO provides a permanent institutional framework for conducting multilateral trade negotiation among member countries to reduce trade barriers. मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई ट्रेड बैरियर्स ना रहे, उनके लिए एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। WTO operates a structured dispute settlement system through its DSB to resolve trade conflicts in rule based manner. अगर कुछ नेशंस के बीच में ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट होता है, कोई इशू होता है, उन डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसे डीएसबी कहते हैं, वो एक रूल बेस्ड मैनर में इन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। WTO कंडक्ट्स पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज का पीरियोडिकली रिव्यू किया जाता है थ्रू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कोई कंट्री ये ना हो कि ऊट पटांग कुछ भी ट्रेड पॉलिसी बना दी। जो इसके मेन प्रिंसिपल्स थे उन प्रिंसिपल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए WTO provides technical assistance and capacity building to developing and least developed countries. It cooperates with international organizations जैसे IMF और World Bank है to ensure coherence in global economic policy making. Monitors global trade development and publishes analytical report जैसे World Trade Report और Trade Outlook. ये रिपोर्ट्स हैं, जब ये रिपोर्ट्स आएंगी एग्जाम से पहले की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। मार्च वाली अभी आई है,
मैं नेक्स्ट रिपोर्ट तक के लिए रुका हुआ हूँ, अगर नोटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आती है तो हम उसे नहीं देखेंगे, मतलब अगर नोटिफिकेशन के ज़्यादा बाद आती है, बट अगर नोटिफिकेशन के आसपास नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाती है तो वहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे, फिर मार्च वाली नहीं करेंगे। WTO promotes fair competition in international trade by regulating practices such as dumping and trade distorting subsidies। WTO का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर इसमें होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसके अंदर ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं सारे मेंबर कंट्रीज के, जो कि हर 2 साल में एटलीस्ट एक बार मिलते हैं टू टेक मेजर पॉलिसी डिसीजंस। उसके बाद आती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या करती है? ये डे टू डे फंक्शनिंग देखती है WTO की, और इसमें हर मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और जनरल काउंसिल अलग अलग तरह से काम करती है, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनती है इसकी ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनती है मेंबर नेशंस की ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए, और एज द जनरल काउंसिल इन इट्स नॉर्मल कैपेसिटी टू ओवरसी एग्रीमेंट्स। तो जनरल काउंसिल ही है जिसके अंदर से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी बनाई जाती है, या जिसके अंदर से ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनाई जाती है। फिर है इसमें काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड ओवरसीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू गेट 1994। एक काउंसिल है इसमें ट्रेड इन गुड्स का। फिर एक काउंसिल है ट्रेड इन सर्विसेज का। जो ट्रेड इन सर्विसेज का काउंसिल है वो GATS का इंप्लीमेंटेशन देखती है। काउंसिल फॉर ट्रिप्स, काउंसिल फॉर ट्रिप्स क्या करती है? वो जो ट्रिप्स से रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं उनको देखती है। फिर एक कमिटीज और सब्सिडरी बॉडीज है। वेरियस कमिटीज एंड सब्सिडरी बॉडीज असिस्ट WTO इन स्पेशलाइज एरिया, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्सिडी से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से, या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड है। फिर एक WTO का सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरीट क्या करता है? सेक्रेटरीट को डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं जिनीवा में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट देता है। बट सेक्रेटरीट के पास कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन काउंसिल या बॉडीज के पास है, मिनिस्टर लेवल जिसमें हाईएस्ट लेवल पर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है WTO के एग्रीमेंट्स। अब WTO हम लोगों ने ये तो समझ लिया ना कि सेट ऑफ रूल्स है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। तो एग्रीमेंट्स ऑफ WTO जो होते हैं, दे आर द सेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो कि मेंबर्स को मानने ही मानने हैं। अब बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं, और ये एग्रीमेंट जो होते हैं ये अपने आप में ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। जैसे हमारा कंट्री कैसे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाईलॉज हैं। कोई बैंक कैसे चल रहा है, बैंक की पॉलिसीज हैं, RBI के सर्कुलर्स हैं। सिमिलरली RBI कैसे चलता है, RBI एक्ट के अकॉर्डिंगली चलता है। ऐसे ही WTO कैसे काम कर रहा है, इन WTO एग्रीमेंट्स के थ्रू। अभी ओवरऑल हमारे पास करीब 60 एग्रीमेंट्स हैं। मैं 7 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो न्यूज में रहते हैं और इंडिया के परव्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो एग्रीमेंट्स है इटसेल्फ, कोई इसमें ट्रेड इन गुड्स के लिए है, कोई सर्विसेज के लिए है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है। तो इस तरह से मल्टीपल डोमेन्स के एग्रीमेंट्स हैं ये। एक एक करके 7 अलग अलग एग्रीमेंट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसे AOA भी बोलते हैं। जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका एम है कि एग्रीकल्चर को मार्केट ओरिएंटेड सेक्टर में एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना, और जो सब्सिडीज या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उससे जो डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं उन डिस्टॉर्शंस को हटाना। तो इसमें 3 पिलर आते हैं। सबसे पहला पिलर है मार्केट एक्सेस। ये पिलर क्या बोलता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर? दिस पिलर रिक्वायर्स कंट्रीज टू कन्वर्ट नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कोई कोटा है या बैन है, उन्हें टेरिफिकेशन में कन्वर्ट कर देना है और धीरे धीरे वो टैरिफ रिड्यूस कर देने हैं। इट एंश्योर दैट एग्रीकल्चर मार्केट बिकम्स मोर ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोडिक्टेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि अभी क्या है, हर कंट्री अपने, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, अपने इंटरनल या डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहती है। दूसरा होता है डोमेस्टिक सपोर्ट। इसके अंदर क्या है कि कंट्री के जो फार्मर्स हैं उन्हें सब्सिडी जो दी जा रही हैं, उन्हें वो सब्सिडी किस तरह से दी जाएंगी। तो इसे 3 तरह से हमने 3 अलग अलग बॉक्सेस में कर दिया। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। 3 तरह के सब्सिडी बॉक्सेस हैं अंडर एग्रीकल्चर, सॉरी, अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ग्रीन बॉक्स में क्या है कि वो सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, जैसे रिसर्च के लिए दी है, इरिगेशन के लिए दी है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए दी है। दीज आर अलाउड विदाउट लिमिट्स। एम्बर बॉक्स, एम्बर बॉक्स में ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज है, जैसे कि हमारा MSP। जो MSP हम लोग हमारे फार्मर्स को देते हैं वो एक तरह से ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। सो दीज मस्ट बी रिड्यूस ओवर टाइम, ये WTO ने बोला है। और यहीं पे WTO और इंडिया का एक क्लैश आता है हमेशा।
ब्लू बॉक्स, ये वो सब्सिडीज है जो प्रोडक्शन कंट्रोल से लिंक होती हैं, जैसे आउटपुट को लिमिट कर देना या कुछ कंडीशन में ये अलाउड होती हैं। तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडीज है, इसका थर्ड पिलर। तो कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट सब्सिडीज गिवन ऑन एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि इससे अगर सब्सिडीज उन्हें मिलती है तो एक्सपोर्ट चीपर होने लगता है और ग्लोबल कंपटीशन डिस्टॉर्ट होता है। इसीलिए जो रोड टैप स्कीम थी हमारी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज हो गया था, उसमें ये बोला था ना कि डब्ल्यूटीओ को सब्सिडी से दिक्कत थी, तो सब्सिडी हटा के हम उन ड्यूटीज को रेमिट करने लग गए हैं। इंडिया का कंसर्न क्या है इसमें? जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए या एमएसपी के लिए, वो स्क्रूटनी के अंदर आ जाता है हर बार एम्बर बॉक्स की वजह से। बट देन हमें करना है, और यही एक जो गले की हड्डी बनता है डब्ल्यूटीओ के लिए इंडिया, या इंडिया के लिए डब्ल्यूटीओ, वो यहीं पर आता है। नेक्स्ट हमारी है ट्रिप्स। जो ट्रिप्स होती है, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए होता है, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ट्रिप्स establishes minimum global standard for protection intellectual property rights across all WTO members। इसका कवरेज क्या है? इसमें पेटेंट्स या इन्वेंशन, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे जो हमारे जीआई टैग्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। दिस ensures creators and innovators receive legal recognition and economic benefits। एनफोर्समेंट मीडियम इसके लिए क्या होता है? कंपनी को एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कंट्रीज मस्ट प्रोवाइड लीगल प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज, जैसे पेनल्टीज या कंपनसेशन है, आईपीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आईपीआर रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसे डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट में देखा जा सकता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिप्स अलाउ कंपल्सरी लाइसेंसिंग वेयर गवर्नमेंट्स कैन अलाउ प्रोडक्शन ऑफ पेटेंटेड प्रोडक्ट, जैसे मेडिसिन हो गई, विदाउट कंसेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग है जहां पे पेटेंटेड प्रोडक्ट जैसे मेडिसिन या जो भी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, उनका प्रोडक्शन हो सकता है विदाउट एनी कंसेंट। अब इसमें क्या है? बैलेंसिंग इनोवेशन विद एक्सेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन, ये की इशू है। ओके, आगे चलते हैं। सैनिटरी एंड साइनो सैनिटरी एग्रीमेंट, एसपीएस कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। एसपीएस अलाउस कंट्री टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, बट विद स्ट्रिक्ट कंडीशन। क्या? साइंटिफिक बेसिस, नो डिसगाइज रेस्ट्रिक्शंस, हार्मोनाइजेशन। पहली कंडीशन साइंटिफिक बेसिस, दूसरी नो डिसगाइज रेस्ट्रिक्शन, तीसरी हार्मोनाइजेशन। साइंटिफिक बेसिस में क्या है? जो भी एसपीएस मेजर्स हैं उन्हें साइंटिफिक एविडेंस और रिस्क असेसमेंट उनका होना चाहिए, और वो आर्बिट्रेरी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होने चाहिए। नो डिसगाइज रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि कंट्री जो है, कोई भी कंट्री हेल्थ रेगुलेशन को यूज नहीं कर सकती एज अ हिडन वे टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। तीसरा, हार्मोनाइजेशन एनकरेजेस यूज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे कि इसमें कोडेक्स एलिमेंटोरियस है फॉर यूनिफॉर्मिटी। इसके लिए जैसे एक एग्जांपल है कि लिमिट्स ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन इंपोर्टेड फूड, वो एक लिमिट लगा दी है। चौथा एग्रीमेंट है गेट्स। गेट्स क्या बोलता है? इट गवर्न्स इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज विच इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन ग्लोबल इकोनॉमी। स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है? जो सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, टेलीकॉम, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सारे इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अब इसमें मोड ऑफ सप्लाई जो है, चार मोड की सप्लाई होती है। एक क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, एक कंजम्पशन एब्रॉड सप्लाई है, कॉमर्शियल प्रेजेंस है, या मूवमेंट ऑफ पर्सन है। मोड वन के अंदर क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जैसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ये क्रॉस बॉर्डर हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है। ये कंजम्पशन एब्रॉड कैसे? जैसे कोई कंज्यूमर एब्रॉड गया, जैसे टूरिज्म के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए। कॉमर्शियल प्रेजेंस, कोई कंपनी है वो दूसरी कंट्री में अपनी ब्रांच ओपन कर रही है, जैसे इंडिया में फॉरेन बैंक्स हैं। मूवमेंट ऑफ पर्सन, जो लोग टेम्पररी मूव करते हैं, जैसे ऑन साइट जाते हैं आईटी इंजीनियर्स हमारे, वो। और ये इसके अंदर प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन होता है। गेट्स के अंदर प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन बोला गया है। कंट्रीज ग्रेजुअली ओपन सर्विस सेक्टर बेस्ड ऑन कमिटमेंट। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा आईटी और सर्विसेज सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए गेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फाइनेंस की बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की भी बात आएगी। ट्रिम्स डील विद द इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट कैन डिस्टॉर्ट ट्रेड इन गुड्स। इसमें प्रोहिबिटेड मेजर्स होते हैं, जैसे कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट और ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट में क्या होता है? इट फोर्स
लाइक कि फोर्सिंग फर्म्स टू यूज डोमेस्टिक इनपुट, तो इसमें क्या होगा, आपके इंपोर्ट्स डिस्टॉर्ट होने लग जाएंगे। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट में क्या है, फर्म्स मस्ट मैच इंपोर्ट्स विद एक्सपोर्ट, तो इसमें क्या होगा, फ्री ट्रेड आपका रुक जाएगा। तो ये मेजर्स प्रोहिबिटेड होते हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट फॉरेन गुड्स, इट प्रमोट्स फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। सिक्स एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, एससीएम कहते हैं इसको। दिस एग्रीमेंट रेगुलेट गवर्नमेंट सब्सिडीज टू एंश्योर दे डू नॉट डिस्टॉर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ओवरऑल हर एग्रीमेंट का एम यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है डब्ल्यूटीओ के वो वहां पे मानने चाहिए। दो तरह की सब्सिडीज है, एक प्रोहिबिटेड सब्सिडीज है, एक्शनेबल सब्सिडीज है। प्रोहिबिटेड वो जो डायरेक्टली ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर में थी, या एक्सपोर्ट रिलेटेड सब्सिडीज है। एक्शनेबल वो, दे आर अलाउड बट कैन बी चैलेंज इफ दे हार्म अदर कंट्रीज इंडस्ट्रीज और ट्रेड इंटरेस्ट, जैसे दूसरी कंट्रीज हमारी शुगर सब्सिडी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ हमेशा बोलते रहते हैं। फिर इसमें काउंटर वेलिंग मेजर्स भी है, क्योंकि ये एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज तो समझ आ गया। नेक्स्ट इसमें काउंटर वेलिंग मेजर्स है। कंट्रीज कैन इम्पोज काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडाइज इंपोर्ट्स टू न्यूट्रलाइज अनफेयर एडवांटेजेस। जैसे हमने कहीं पर अगर कोई भेजा, से फॉर एग्जांपल हमारी शुगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे गन्ना किसानों को हमने सब्सिडी दी हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया में किसी दूसरी कंट्री की भी शुगर आ रही है और ऑस्ट्रेलिया की खुद की भी शुगर है। हमारी शुगर पे क्योंकि सब्सिडी की वजह से उन्हें सस्ती पड़ गई, तो उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया भेजी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो सस्ती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग फिर हमारी शुगर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की क्यों लेंगे जब हमारी सस्ती पड़ रही है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करेगी, काउंटर वेलिंग मेजर्स लगा देगी, उनके ऊपर ड्यूटीज लगा देगी हमारी शुगर के ऊपर, कि इंडिया की शुगर आ रही है, इस पर ड्यूटी लगाओ, ढिमका फलाना ड्यूटी। ये एक तरह का सीवीडी हो जाता है। कोर आइडिया क्या है, एंश्योर फेयर कंपटीशन एंड प्रिवेंट ट्रेड डिस्टॉर्शन ड्यू टू सब्सिडीज। नेक्स्ट आता है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूटीओ का। ये क्या बोलता है, इट प्रोवाइड रूल टू डील विद डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स एट प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, जो हमारी कोई कंट्री, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज भेजी, हम कोई चीज यूएस भेज रहे हैं, हमारी इंडिया में वो जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है, उसकी डोमेस्टिक प्राइस है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम उससे भी सस्ते में बेच रहे हैं, तो वो डंपिंग कहलाती है। तो ये डंपिंग नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि हम जरूरत से ज्यादा सस्ता सस्ता कर करके हम जबरदस्ती सामान बेच रहे हैं ताकि ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाए। इसमें एक्शन होता है अगर डंपिंग स्टैब्लिश कर दी गई, या फिर कोई मटेरियल इंजरी हुई है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उसकी वजह से, या फिर कोई कॉजल लिंक बना है डंपिंग और इंजरी के बीच में, उस केस में डंपिंग एक्शनेबल है। ये एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के अंदर बोला गया है। इसमें एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, और इसके अंदर इसकी ड्यूरेशन देखी जाती है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं वो अप टू 5 years तक लगाई जाएंगी। ओके, सो दीज आर टिपिकली टेम्पररी अप टू 5 years अनलेस रिव्यूड एंड एक्सटेंडेड। कोर आइडिया क्या है कि जो अनफेयरली चीप इंपोर्ट्स हैं उसके अगेंस्ट में हमें अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा के रखना है, while preventing misuse of protectionist measures. So these were the 7 important agreements of WTO. डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म देखते हैं, डीएसएम जो होता है डब्ल्यूटीओ का। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जिसे हम डीएसबी कहते हैं, और ये डीएसएम का कस्टोडियन है। तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इट रेस्ट विद द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डीएसबी हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश पैनल which are the bodies set up for specific investigation. DSB is also empowered to constitute appellate bodies and exercise surveillance for the compliance of rules and recommendation. जो रूल्स एंड रिकमेंडेशन डब्ल्यूटी के हैं उसका कंप्लायंस तो हर मेंबर को करना ही पड़ेगा, और उसकी सर्विलेंस के लिए ये अलग से एपिलेट बॉडीज भी बना सकता है। डी दिस DSB it can also authorize retaliatory measures in case of non implementation of recommendation. तो अगर उन्होंने आपको कुछ रिकमेंडेशन दिया है आपकी पॉलिसी चेंजेस के अंदर डिस्प्यूट्स की वजह से, तो आपको वो रिकमेंडेशन मानने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं मानते हो तो आपके अगेंस्ट रिटेलिएटरी मेजर्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। स्टेजेस क्या है डिस्प्यूट सेटलमेंट में, तो डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है, उसमें पहली स्टेज जो है, इट इज द होल्डिंग ऑफ कंसल्टेशन बिटवीन मेंबर्स कंसर्न। तो जिन दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज को कुछ इश्यूज हैं, है ना, उनके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा। सच कंसल्टेशंस एम्ड एट इवॉल्विंग अ सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मैनर। तो कोशिश यही की जाएगी कि आपस में बातचीत करके जो भी मसला है उसे सुलझा लिया जाए। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तब ये सेकंड स्टेज में जाएगा। इसमें द कंप्लेनेंट कैन आस्क डीएसबी टू एस्टैब्लिश अ पैनल।
फिर यहाँ पे डीएसबी एक पैनल बना देगा इन कंसल्टेशन विद द डिस्प्यूटिंग पार्टीज। अब जो ये पैनल है ये कंप्लेंट को एग्जामिन करेगा। अगर इसकी रिपोर्ट में दिस सेकंड स्टेज वाले पैनल की रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आती है, कुछ रिकमेंडेशन निकल कर आती है, तो डीएसबी उसको देखेगा आफ्टर द सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, वो पैनल की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन डीएसबी। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, एनी पार्टी टू द डिस्प्यूट कैन अपील अ पैनल डिसीजन टू द डब्ल्यूपीओ अपीलेट बॉडी। तो डब्ल्यूटीओ में एक अपीलेट बॉडी होगी, है ना, और जो भी पैनल का डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी अपील कर सकती है। इसके लिए एक स्टैंडिंग अपीलेट बॉडी होती है एसएपी, ये सेटअप करता है डीएसबी टू हियर ऑल अपील्स। प्रॉम्प्ट कंप्लायंस विद रिकमेंडेशन और रूलिंग ऑफ द डीएसबी इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू एंश्योर इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मेंबर्स को टाइम दिया जाता है टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन, बट अगर मेंबर वो रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इट इज ओब्लाइज टू एंटर इनटू कंपनसेशन नेगोशिएशन विद द कंप्लेनेंट। तो जो कंप्लेनेंट है उसके बाद कंपनसेशन के नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे। अगर कोई सेटिस्फैक्टरी कंपनसेशन एग्री नहीं होता, तो कंप्लेंट में रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन फ्रॉम द डीएसबी टू सस्पेंड कंसेशंस और ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट द अदर पार्टी। सस्पेंशन ऑफ कंसेशन आ जाएगा, इज द लास्ट रिजॉर्ट व्हिच एन एग्रीव्ड मेंबर कैन कॉल अपॉन इन रिटेलिएशन। सस्पेंशन ऑफ कंसेशन एज इन डब्ल्यूटीओ से जो कंसेशन मिल रहा है किसी मेंबर को, वो दोहा राउंड आता है। दोहा राउंड को हम लोग दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th राउंड है। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर से। 8th राउंड में तो डब्ल्यूटीओ बन गया था। ओके, 8th राउंड में तो डब्ल्यूटीओ बन गया था, है ना। फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई थी कतर में नवंबर 2001 में। द राउंड सीक्स टू अकम्प्लिश मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू लोअर ट्रेड बैरियर्स एंड रिवर्स ट्रेड रूल्स। क्या राउंड ने क्या बोला कि जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, कुछ ट्रेड रूल्स को रिवाइज किया जाए और मेजर मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। नेगोशिएशन में 20 एरियाज ऑफ ट्रेड की बात की गई थी, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, सर्विस ट्रेड, मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, एंड ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड फैसिलिटेशन, एनवायरमेंट, जोग्राफिकल इंडिकेशन और कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज भी। और ये मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जो था दैट वाज द एग्रीकल्चर ट्रेड। एग्रीकल्चर ट्रेड का, जैसे मैंने आपको राइस वाले एग्जांपल से समझाया था, जो डेवलपिंग नेशंस है दे आर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो हमारे फार्मर्स को हम डेवलप्ड नेशन के फार्मर्स के साथ compete नहीं करा सकते विदाउट एनी सब्सिडीज और बाकी चीजों। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर्स ऑलरेडी इतना कुछ झेलते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी मानसून में बाढ़ आ जाती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, सर्दियों में ओले गिर जाते हैं, हमारे फार्मर्स की फसलें बर्बाद होती रहती हैं। हमें अपना डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी वॉच करना है। इंडिया एंड द डब्ल्यूटीओ देखते हैं कि इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ है। इंडिया डब्ल्यूटीओ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, having been a signatory to the agreement that emerged from the Uruguay round and came into force in 1995। तो यहाँ से इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट बन गया इस मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम का। एज अ लार्ज डेवलपिंग इकोनॉमी, इंडिया डब्ल्यूटीओ के नेगोशिएशंस में हमेशा से पार्टिसिपेट करता रहा और डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज का इंटरेस्ट भी हमेशा से नेगोशिएट करता रहा ग्लोबल ट्रेड डिस्कशंस में। India's approach within WTO framework is guided by the principle of balancing trade liberalization with domestic development priorities। तो हमारे लिए दोनों चीजें थी, ट्रेड लिबरलाइजेशन भी रखना है बट साथ साथ हमें अपने डोमेस्टिक डेवलपमेंट को भी देखना है, स्पेशली इन द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडिया का की ऑब्जेक्टिव क्या है डब्ल्यूटीओ में? सबसे पहले है प्रोटेक्शन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इंडिया प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सेफगार्डिंग इट्स फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, स्पेशली जो हमारा राशन वाला था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला जो हमारा प्रोक्योरमेंट था, विच आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फार्मर्स एंड ensuring अफोर्डेबल फूड फॉर द पॉपुलेशन। तो ये इंडिया के की ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एसडीटी, इंडिया ने स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करी, विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डेवलपिंग कंट्रीज इन इंप्लीमेंटिंग डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट्स, रिकॉग्नाइजिंग देयर यूनिक डेवलपमेंटल चैलेंजेस। इंडिया ने बोला कि सारे कंट्रीज एक सेट ऑफ रूल्स पे नहीं काम कर सकते क्योंकि हर कंट्री के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो वी नीड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोविजन। फेयर एग्रीकल्चरल ट्रेड, इंडिया हमेशा से बोलता है क्या कि रिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। इंडिया ने हमेशा बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो जो सब्सिडीज दे रही हैं ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज, उसको हटाओ, arguing that such subsidies can create an uneven playing field for the farmers in developing nations। क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग नेशन की इकोनॉमी में फर्क आ जाता है। पॉलिसी स्पेस फॉर डेवलपमेंट, इंडिया सीक्स टू रिटेन सफिशिएंट पॉलिसी स्पेस टू सपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज।
ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी स्पेस चाहिए इंडिया को। प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड परस्यू इंक्लूसिव ग्रोथ विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड बाय रिजिड डब्ल्यूटीओ रूल्स। तो इंडिया ने बोला कि डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी स्पेस आपको देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने वही सेट ऑफ रूल्स बना दिए और हथौड़े से उन्हीं रूल्स को हर कंट्री से मनवा रहे हो। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उन्हें आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। की एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड सब्सिडीज है, जिसको लेके हमेशा डब्ल्यूटीओ हमसे चिढ़ा रहता है। एग्रीकल्चर रिमेन्स द मोस्ट कंटेंशियस इशू फॉर इंडिया as WTO rules limit the extent of subsidies that can be provided, particularly under the amber box। तो ये boxes वही हैं जो हमने पीछे पढ़े थे। While developed countries continue to provide substantial support to their farmers, India has this concern regarding the method of calculating subsidies, especially the use of outdated reference prices, which tends to overstate the level of support provided by developing countries। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ेगा। आप पुराने 1994 के प्राइसेस को लेकर बैठे हुए हो अगर, तो डेवलपिंग कंट्रीज उसके हिसाब से काम नहीं कर सकते। हमें उसके कंपैरेटिवली तो हमें ज़्यादा देना ही पड़ेगा सब्सिडी और बाकी बेनिफिट्स। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी बेनिफिट दे रहे हैं अपने फार्मर्स को। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इश्यूज। India's food procurement and stock holding programs have been questioned under WTO rules, as they may breach subsidy limit, leading to disputes over their compatibility with global trade norms। ये तो बेसिक है, बेसिक इंग्लिश आप पढ़ के समझ सकते हो जो मैं रीड कर रहा हूँ। इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था इन पॉइंट में समझाने का, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूंगा। अगेन सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। मार्केट एक्सेस वर्सेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब इंडिया किस तरह के चैलेंजेस देखता है? इंडिया ने अपने मार्केट को ग्लोबल कंपटीशन के लिए ओपन तो कर दिया, बट साथ में इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एमएसएमईज को, फार्मर्स को, इन्हें भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से या डिफरेंट तरह के इंपोर्ट्स की वजह से इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ना बिगड़ जाए। तो दूसरी कंट्रीज को मार्केट एक्सेस तो हमने दे दिया, बट देन हमने जब अपना मार्केट दूसरी कंट्रीज के लिए खोला तो हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी देख के रखना पड़ेगा। नॉन टैरिफ बैरियर। इंडियन एक्सपोर्टर्स को कई बार क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स मिलते हैं, जैसे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड टेक्निकल रेगुलेशन जो कि डेवलप्ड कंट्रीज लगा देते हैं। तो वो इंडिया के लिए एक तरह से या बाकी डेवलपिंग नेशंस के लिए बैरियर्स का काम करते हैं। इंडिया का स्टैंड ऑन मेजर डब्ल्यूटीओ इश्यूज जैसे पीस क्लॉज, फूड सिक्योरिटी पर। इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ पीस क्लॉज which provides temporary protection against legal challenges for breaching subsidy limits in public stockholding programs। Doha Development Agenda। India advocates for the successful conclusion of Doha round, emphasizing its development-oriented agenda and needs to address concerns of developing countries। तो डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न डब्ल्यूटीओ के दोहा एजेंडा के अंदर आए थे। ई कॉमर्स एंड डिजिटल ट्रेड। India has adopted a cautious approach towards e-commerce negotiation, emphasizing the need to protect policy space and ensure fair competition for domestic players। इंडिया की स्ट्रेटेजी डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस में क्या है? इंडिया G33 और G20 की हेल्प से कई बार जो डब्ल्यूटीओ के अंदर ही डेवलपिंग कंट्री के कोalitions हैं उनके थ्रू अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, और जो डेवलपमेंटल कंसर्न्स के लिए रिफॉर्म्स चाहिए उन्हें पुश करने की कोशिश करता है। इंडिया डब्ल्यूटीओ में डिफेंसिव भी रहता है और ऑफेंसिव भी रहता है। जहां पर सेंसिटिव सेक्टर जो होगा जैसे एग्रीकल्चर है, जहां पे ग्रेटर मार्केट एक्सेस चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, तो उन एरियाज को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करता है। ओवरऑल अगर हम इंडिया के डब्ल्यूटीओ के engagement की बात करें तो India's engagement with WTO reflects a careful balancing act between embracing global trade opportunities and safeguarding domestic economic interests। While WTO membership has provided India with access to global market and rule-based trading system, इन्होंने इंडिया को अपनी इंटरनल पॉलिसी कंस्ट्रेंट और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैलेंजेस भी पोज करे हैं। इंडिया का रोल जो होगा डब्ल्यूटीओ में, दैट विल बी क्रूशियल इन शेपिंग मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम दैट अकोमोडेट्स द नीड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये स्लाइड आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए कंक्लूजन का काम करेगी अगर इंडिया का डब्ल्यूटीओ के साथ रिलेशनशिप आपके एग्जाम में आता है, या इंडिया का और डब्ल्यूटीओ का रिलेशनशिप एसेस करने के लिए आपके लिए आता है, तो दिस विल बी योर कंक्लूजन फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को कंटेंट आप लोगों को समझ आया हो। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वाइस का, यहाँ पे आपको बाकी सारे चैनल भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आरबीआई ग्रेड बी के लिए जो टारगेटेड चैनल और ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स हैं, और बाकी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स के भी लिंक्स हैं। आप लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।